आखिर डीसी मार्वल की तरह सक्सेसफुल नहीं क्यों नहीं है? आखिर मार्वल की तरह डीसी की मूवीज़ $1 बिलियन क्यों अर्न कर नहीं पाती हैं, या फिर कलेक्शन क्यों नहीं कर पाती हैं $1 बिलियन का? डीसी की मूवीज़, या डीसीईयू हो या डीसीयू हो, रिबूटेड हो या पास्ट में हो, लेकिन जब ये यूनिवर्स नहीं थे उससे पहले जो मूवीज़ आती थी जैसे कि बैटमैन ट्रायलॉजी हैं वो $1 बिलियन का कलेक्शन करा था। लेकिन जैसे ही डीसीईयू यानी कि यूनिवर्स में कन्वर्ट हुआ डीसी, वही मूवीज़ जो हैं बहुत डाउन चली गई और $1 बिलियन तो मुश्किल की बात, फ्लॉप होने लगी डीसी की मूवीज़, जो कि पहले काफ़ी कम देखा जाता था लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लॉप होने लगी यूनिवर्स के अंदर। और उसके बावजूद ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि अब उसे रिबूट करके डीसीयू कर दिया गया है, यानी कि रिबूटेड हो चुका है डीसी। अब ये नया जो डीसी है अब इसे फिर से खड़ा करा जा रहा है और डीसी को फिर से नए कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं। तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा? हम कब तक डीसी को गिरते हुए देखेंगे? कब तक डीसी को खड़े हुए होते हुए देखेंगे? कब तक बार बार हम अपने जो कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन्हें पसंद करके उन्हें फिर वापस से रिप्लेस होते हुए देखते रहेंगे? आखिर ये कब तक चलेगा? और क्यों ऐसी बात है डीसी के अंदर जो वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहा है यूनिवर्स, क्यों वो $1 बिलियन पे नहीं पहुंच पाता है? और मूवी की जो रेटिंग है वो गिरी हुई होती है, बड़ी बड़ी मूवीज़ की रेटिंग क्यों गिरी हुई होती है ये बहुत सी ऑडियंस जानते भी होगी, लेकिन और भी ज़्यादा इसके डिटेल्स लेते हैं, क्या पता इनसाइड में और भी ज़्यादा कोई बात हो जो अब तक फैंस के सामने नहीं आई हो। तो आइए ChatGPT से इसके अंदर की इनसाइड डिटेल्स लेते हैं। ये डीसी के फैंस का फ्रस्ट्रेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है। चलो मैं क्लियर और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन देता हूँ कि डीसी मूवीज़ 1 बिलियन क्लब तक क्यों नहीं पहुँच पाती और रिबूट्स बार बार क्यों होते हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है लीडरशिप और क्रिएटिव विजन का लैक। डीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नो सिंगल लॉन्ग टर्म विजन। मार्वल एमसीयू के पास केविन फेज जैसा कंसिस्टेंट क्रिएटिव हेड है था जिसने 2008 से एक कनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स प्लान किया। डीसी में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले जैक स्नाइडर का डीसीईयू, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, फिर जॉस वेडन का कट आया, फिर वॉल्टर हेमेडा का फेज़ आया, अब जेम्स गन का डीसीयू। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये मुद्दा हमें उठाना होगा। हर नए हेड ने पुरानी कंटिन्यूटी तोड़कर नया विजन स्टार्ट किया। फैंस कंफ्यूज और डिवाइडेड हो गए। आखिर जो भी कोई है, जो जैक स्नाइडर है, आखिर उन्होंने जो पहला यूनिवर्स डीसीईयू स्टार्ट करा था, आखिर उसको सही तरीके से क्यों नहीं चलने दिया गया? रिज़ल्ट ये बना कि पब्लिक को पता ही नहीं होता कि कौन सा बैटमैन, कौन सा सुपरमैन और कौन सी टाइमलाइन कैनन है। पॉइंट नंबर 2, टोन और ब्रांडिंग कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा डीसी के अंदर ये तो बहुत है कि कन्फ्यूजन बहुत है कि वो जो यूनिवर्स है वो किस तरफ जा रहा है, ये यूनिवर्स किस तरफ जा रहा है, कौन सा कनेक्टेड है कौन सा नहीं। तो और देखते हैं कि मार्वल का टोन क्लियर है, फन प्लस इमोशन प्लस स्पेक्टेकल। ये मार्वल का क्लियर टोन है। डीसी का टोन कभी डार्क हो जाता है, कभी ग्रिटी स्नाइडर एरा में ऐसा था, कभी कलरफुल कॉमेडी जैसा शैज़म और द फ्लैश। एक फ्रेंचाइज के लिए ब्रांड आइडेंटिटी काफ़ी ज़रूरी होती है। डीसी कभी डिसाइड नहीं कर पाया कि उसका ऑडियंस टोन क्या हो, एडल्ट के लिए या मास फैमिली ऑडियंस के लिए। आखिर वो जो भी कुछ है वो एक बार जो है एक उस पे आ जाए कि एक कैटेगरी को मुझे फॉलो करना है, एडल्ट्स के लिए मैं बनाना चाहता हूँ या एक फैमिली ऑडियंस के लिए मैं बनाना चाहता हूँ, उस पर एक टोन पे क्लियर ही नहीं रह पाता डीसी। एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा है कि द बैटमैन 2022 वाली और द ब्लू बीटल दोनों सेम स्टूडियो के हैं, पर टोन 180 डिग्री अलग है। मतलब एक ही स्टूडियो इसे जो है बनाया है, लेकिन फिर भी बिल्कुल एक अलग है, क्योंकि मैंने दोनों मूवीज़ देखी हैं। वो डिटेक्टिवली है और बहुत ही ज़्यादा डार्क टोन की है द बैटमैन। ब्लू बीटल बहुत ज़्यादा कलरफुल, एक्शन, फ़नी इस तरीके की बनाई हुई है। ऑडियंस कनेक्ट ब्रेक हो जाता है, इस टोन जब मैच नहीं करती तो ऑडियंस ब्रेक हो जाती है। थर्ड पॉइंट आपके सामने आता है प्रोडक्शन और रिलीज़ इशू। इसमें ये बहुत ज़्यादा वीक है डीसी, ये तो मैं भी मानता हूँ कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिलीज़ इन सब में बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है डीसी प्रोजेक्ट पर स्टूडियो इंटरफेरेंस बहुत होता है। जस्टिस लीग 2017 में जो आई थी को मिड प्रोडक्शन में चेंज कर दिया गया, यानी कि उसका प्रोडक्शन चल रहा था और बीच में, जैसे खबर में भी था कि जैक स्नाइडर की जो बेटी थी वो मर गई थी। उसके बाद उन्होंने 1 साल या 1.5 साल ऐसा कुछ टाइम मांगा था जस्टिस लीग को फुल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे वार्नर ब्रोस जो है वो भाई साहब को ज़्यादा टाइम
खपाना ही नहीं था, बहुत ज़्यादा वेस्ट करना ही नहीं था अपना टाइम। उन्होंने फटाफट मार्वल का जो डायरेक्टर है जॉस वेडन, उनको बुलाया, फटाफट फिल्म का बनवाई और ऐसी की तैसी जस्टिस लीग की कर दी। और डीसी की हाँ उसके बाद आती है सुसाइड स्क्वाड 2016 का, जो फाइनल कट ट्रेलर कंपनी ने ऐड किया था, डायरेक्टर ने नहीं। मतलब ये बहुत बढ़िया कमाल इनका दिमाग है। इन पता नहीं क्या कहा जाए इन्हें, कि जो फाइनल कट जो ट्रेलर था वो कंपनी ने एडिट करा था, ना कि डायरेक्टर ने। क्योंकि जो डायरेक्टर होता है वो अपनी एक विजन सोच के, अपने दिमाग से सोच के एक मूवी बनाता है। मैं आगे बात करूँगा इस बारे में। टोन इनकन्सिस्टेंट, एडिटिंग रश्ड और स्टोरी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। डिले भी कॉमन है। द फ्लैश, एक्वामैन 2, बैड गर्ल कैंसल। क्या बात है, ये सब ब्रांड ट्रस्ट को डैमेज करते हैं। चौथा पॉइंट आपके सामने आ रहा है कैरेक्टर कनेक्शन और बिल्डअप मिसिंग, यानी कि कनेक्शन हो नहीं पाता, बिल्डअप भी नहीं कर पाता। मार्वल ने 10 साल में ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया, आयरन मैन से एंड गेम तक। डीसी ने डायरेक्टली टीम मूवी जस्टिस लीग रिलीज़ कर दी बिना सोलो कैरेक्टर बिल्डअप किए के। जब ऑडियंस कैरेक्टर को इमोशनली कनेक्ट नहीं करती तब $1 बिलियन क्रॉस ओवर पॉसिबल नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट आपके सामने है फैन बेस डिवाइड और ऑनलाइन नेगेटिविटी। हाँ, ये भी बहुत कड़क मुद्दा है। डीसी का फैंडम 3 पार्ट्स में स्प्लिट है। स्नाइडरवर्स के लॉयल फैन, फिर गन के सपोर्टर और कैजुअल व्यूअर्स। इसका मतलब यह है जो स्नाइडर ने DCEU बनाया था उसके एक पक्के वाले फैंस हैं, जो कि अब जो गन ने जो DCU बनाया है, रिबूट करा है, उसके सख्त खिलाफ हैं, यानी कि उसके लिए हेट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो गन की मूवीज़ नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ है गन के सपोर्टर, जो कि गन को सपोर्ट करते हैं और स्नाइडरवर्स में कमी कर दिखाते हैं। और कैजुअल व्यूअर्स बीच में रहते हैं, जो दोनों मूवी देखना चाहते हैं। ये भी है, जब फैंस खुद डिवाइड हों तो मूवी का हाइप कम होता है और बॉक्स ऑफिस इफेक्ट होता है। ऑनलाइन नेगेटिविटी लाइक बॉयकॉट गन, ऐसा बहुत ज़्यादा चलता है। रीस्टोर द स्नाइडरवर्स, ये हैशटैग आपने बहुत जगह देखा होगा, भी मार्केटिंग को डैमेज करती है। 6 पॉइंट आपके सामने है कंपटीशन और मार्केटिंग। मार्वल अपनी मार्केटिंग परफेक्ट करता है, कंसिस्टेंट ट्रेलर, मीम्स, कोलैब्स, ये सब करता है। डीसी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वीक और लेट होती है। द फ्लैश के ट्रेलर ने हाइप बनाया, लेकिन कंट्रोवर्सी एजरा मिलर ने ब्रांड को नुकसान दिया। ब्लू बीटल को प्रमोशन ही कम मिला। ब्लो जी, ये भी तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ब्लू बीटल को प्रमोशन ही नहीं करा। अरे भैया सुस्त लोग हैं। रिबूट क्यों बार बार होता है, ये भी देखते हैं। 7वां पॉइंट आ रहा है आपके सामने, जब लीडरशिप बदलती है, जैक स्नाइडर से हमाडा, हमाडा से गन, यानी 3 लीडरशिप चेंज हो चुकी हैं। हर एक अपनी क्रिएटिव विजन लाया। नए हेड को लगता है पुरानी कंटिन्यूटी उनके प्लान में फिट नहीं बैठेगी, सो रिबूट इज़ द शॉर्टकट। वेरी गुड, कमाल बात। रिबूट से नए टोन, नए कास्ट और नए कंटिन्यूटी लानी ईजी होती है, लेकिन इसका कॉस्ट होता है ऑडियंस ट्रस्ट लॉस। क्या बात है, ऑडियंस गई बाढ़ में, हमें अपने हिसाब से अपनी जो है टीम बैठानी है। अब जो पहले टीम बन रही है उसको अपने हिसाब से अब मूवी बिल्डअप कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। जेम्स गन अब DCU को फ्रॉम स्क्रैच रिबिल्ड कर रहा है। सुपरमैन 2025 से स्टार्ट, फिर द अथॉरिटी, लैंटर्न्स, द ब्रेव एंड द बोल्ड, सुपरगर्ल, वुमेन ऑफ टुमारो। अगर ये यूनिवर्स कंसिस्टेंटली टोन और विजन मेंटेन करे तभी 1 बिलियन क्रॉस पॉसिबल होगा, जो कि अब काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ChatGPT ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के अंदर पॉइंट्स रखे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी बात हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन अब देखो कितनी सारी बातें पता चली DC के बारे में। अब मैं DC के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि DC ने बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं उस DC के फैंस। DC का एक स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स होने के बजाय आज DC अपने पैरों पर खड़ा होते हुए भी घबरा रहा है, क्योंकि जब भी फिल्म बनती है वो डिवाइडेड फैंस की वजह से ड्रॉप होती है, उसकी प्रोडक्शन की वजह से ड्रॉप होती है। और हर बार मार्वल के फैंस प्लस DC के फैंस जो हैं, पहले DC के फैंस की बात करते हैं, DC फैंस बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, जो कि चाहते हैं कि DC वापस एक यूनिवर्स बने, मार्वल के कंपैरिजन में आ जाए,
वो वाले फैंस की बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड फैंस की बात नहीं कर रहा। जो एक डीसी फैंस हैं वो हर बार यही सोचते हैं कि आखिर हम ये कब तक देखते रहें कि सुपरमैन अब चेंज हो गया, अब ये वाला कैरेक्टर है, अब ये एक्टर है, अब वो एक्टर है, बैटमैन का ये एक्टर है, ये वो एक्टर है। तो ये कब तक चलता रहेगा? और ये बार बार देखकर डीसी के फैंस भी ड्रॉप होते जा रहे हैं और लॉस होता जा रहा है डीसी का। और मार्वल के जो फैंस हैं वो तो कंपैरिजन देते हैं, इतना ज़्यादा हैशटैग मारते हैं, इतना ज़्यादा हेट फैलाते हैं डीसी के लिए मार्वल के फैंस, तो वो तो कंपैरिजन में है। अब उसके टक्कर पर खड़ा होना डीसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। लेकिन अगर अभी भी डीसी को खड़ा होना है तो एक परफेक्ट विजन, परफेक्ट जो है हेड की ज़रूरत है, जो कि एक टोन के अंदर कम से कम लंबे टाइम तक, और एक बड़ी क्लासिक फिल्म जो कि डायरेक्टर, फिल्म मेकर, राइटर, हर किसी को एक फ्री टोन, फ्री एयर दे अपनी मूवी कंप्लीट करने के लिए। ना कि पहले के हेड्स की तरह जो जैक स्नाइडर का मूवी बनाने के लिए तैयारी नहीं करते थे, किस तरीके से उनकी मूवी में अलग तरीके से कट मार दिया, ये फिर ये मतलब हेड की अपनी मर्ज़ी चलती थी, फिल्म मेकर की कोई मर्ज़ी नहीं होती थी। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि डीसी ने बिल्कुल माइंड को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। और अब डीसी के ऊपर जो है वीडियोस थोड़ी सी मैं डिवाइड कर दूंगा, मतलब आधी आधी वीडियोस आया करेंगी, एक मार्वल की भी आएंगी और फिर डीसी वाली जो अपडेट्स हैं वो भी दूंगा, मार्वल के अपडेट्स भी दूंगा। इसलिए आगे हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत सारी अपडेट्स लेने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।